नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी आरआरबी टेक्नीशियन का बाकी है, यानी जिनका पेपर 29 और 30 दिसंबर को होने वाला है, उनके लिए साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में। देखो, मैंने जितने भी क्लासेस अभी आपको करवाया है साथियों रिसेंटली, उन क्लासों को आप जरूर लगा लेना। करेंट अफेयर्स के तो मैंने जितने क्लासेस करवा दिए ना आपको साथियों, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। ठीक है, आप जाओगे तो चैनल में देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है टेक्नीशियन का, उसमें जितने भी वीडियोस पड़े हैं आप सबको देख कर जाना। पेपर से पहले कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, करेंट अफेयर्स में गारंटी है ये। बाकी जितने भी साइंस के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको भी लगा लेना आप, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, जिस टाइप से क्वेश्चंस अभी आपको आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके पेपर के लिए। देखते हैं क्वेश्चन साथियों, बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को किस प्रकार का वर्षा कहा जाता है। देखिए, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले जो हिम के टुकड़े होते हैं उनको किस प्रकार का वर्षा कहा जाता है, तो हिम वर्षा कहा जाता है। देखते हो ना, जब बारिश होता है तो कभी कभी पत्थर टाइप का यानी बर्फ टाइप में जो है गिरने लगता है कभी कभी बरसात के टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो हिम वर्षा बोलते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार का ऊर्जा कहा जाता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए ध्यान से, करेक्ट होगा भूतापीय ऊर्जा। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अनिषेक जनन या फिर अनिषेक जनन, इसको डायरेक्ट बोलते हैं अनिषेक जनन युग्मक इनको कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है इसको, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और देखिए अस्थिल ऊतक के रूप में पाया जाता है, तो इनमें से कौन सा ऊतक है जो भाई सबसे कठोर और अस्थिल ऊतक के रूप में पाया जाता है, तो याद रखिएगा बोन यानी हड्डी, अस्थि। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए, तना या शाखाओं पर जो पत्तियों की व्यवस्था होती है इसको किस रूप में जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, फिलोटैक्सी के रूप में इसको जाना जाता है, फिलोटैक्सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है, तो फिलोटैक्सी के रूप में। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस केवल एनसीईआरटी के पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। तो देखिए, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है, तो 2n²। ये सूत्र आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि साथियों देखिए, KLMN 4 कोष होते हैं। K कोष में आपके 1, L में 2, M में 3 और N में 4। अगर आपसे पूछ ले डायरेक्ट इस प्रकार से उठा के क्वेश्चन कि M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप इसका आंसर कैसे बताओगे, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू M का पूछा है ना, तो यहाँ N के जगह पर M का मान रखना, यानी 3 का स्क्वायर यहाँ आपको करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 को आप 2 से जब मल्टीपल करोगे तो आपका 18 आंसर आएगा। तो 18 उस टाइम आपको आंसर करना है, ध्यान में रखना, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से, देखिए चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या इनमें से किसके घोल
जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, केलेमाइन यहाँ आपका आंसर होगा साथियों। चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या केलेमाइन घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है इसको रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। मान लेते हैं जैसे कि सोडियम ये धातु है, एक अम्ल ले लेते हैं जैसे कि HCl मैंने यहाँ ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जब देखो ये धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाएंगे तो क्या उत्पाद देगा, ये प्रोडक्ट क्या देगा, तो NaCl एक तो देगा और एक आपका हाइड्रोजन गैस देगा। तो NaCl तो है नहीं ऑप्शन में, यानी कौन सा गैस उत्पन्न करता है यही पूछा है कि कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो देखो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है ना, तो यहाँ करेक्ट आएगा आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रत्येक जल के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल के अणु में H2O है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन का पूछा है कि कितना अणु होता है, ऑक्सीजन का तो यहाँ दे ही रखा है एक अणु। देखो ऑक्सीजन केवल सिंगल है ना, और हाइड्रोजन के साथ कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 2 हाइड्रोजन। देखिए प्रत्येक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक जो है आपके ऑक्सीजन परमाणु होता है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इथेनॉल। आगे देखिए, इनमें से कौन सी प्रक्रिया किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। तो साथियों इसको गैल्वेनीकरण बोलते हैं या जस्तीकरण बोलते हैं या सदलेपन भी बोलते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। तो भाई पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसको बोस है ना, बोस आइंस्टीन के नाम से जानते हैं हम। और इसकी गणना किसने की थी, तो सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस। अगला क्वेश्चन है, जब कई प्रतिरोध इनमें से डैश क्रम में जुड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए क्या आंसर होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जब कई प्रतिरोध, याद रखना, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देखो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम प्रतिक्रियाशील वाला चालक की पहचान करिए। बताइए इनमें से कौन सबसे कम रिएक्टिव है, यानी सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। तो साथियों आपको पता है कि देखिए सोना जो होता है, सोना चांदी, ये बहुत ही कम रिएक्टिव, मतलब कि रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका क्या होगा, चांदी होगा, सोना तो है नहीं, तो चांदी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है, तो आप सभी को पता होगा, पोटासियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, उसके नीचे आता है मैग्नीशियम, इस प्रकार से है ना। सबसे लास्ट में आपका सोना और चांदी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए चांदी आंसर होगा। आगे देखिए, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मेंडल। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य देखते हो ना बोना हो जाता है। बताइए किस हार्मोन की वजह से जो है, किस हार्मोन की कमी की वजह से मनुष्यों में बोनेपन का लक्षण दिखता है। तो याद रखना पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे मस्तिष्क के आधार में होता है, याद रखना ब्रेन के बेस में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है। देखिए मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, याद रखिएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी खनिज और जल दोनों का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम, याद रखना। देखिए तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं। तो भाई तुलसी का जो पौधा होता है उसमें क्या उपस्थित होता है जिस कारण उसमें औषधीय गुण होता है। देखो ऑप्शन नंबर सी, याद रखना फेनोल्स। देखिए फेनोल्स और फ्लेवोनोइड्स, इन दोनों की उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होता है, याद रखना।
जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे किस समूह के होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वो थैलोफाइटा समूह के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, थैलोफाइटा। जैसे कि कवक जो है आपका थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। अगला है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई किस प्रकार का प्रजनन है साथियों जो अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? याद रखिए करेक्ट आएगा लैंगिक, है ना, लैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा लैंगिक, अलैंगिक नहीं होगा, ये कोशिकीय जीव में होता है। लैंगिक प्रजनन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक होता है? तो भाई प्रजनन याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्रजनन। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या रक्त का एक तरल भाग है जिसमें 90 से 90 to 92% जल और शेष 7% से 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम इत्यादि होते हैं? तो भाई देखो यहाँ पर रक्त का तरल भाग तो प्लाज्मा ही होता है ना, याद रखना। प्लाज्मा में लगभग 90% तक क्या होता है आपका 90 to 92% वाटर होता है और शेष के 7 से 8% जो होता है उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होते हैं। तो प्लाज्मा करेक्ट होगा। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है साथियों, यहाँ देखिएगा प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H6 होता है ना, याद रखिए C3H6, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल क्षारक है? दुर्बल क्षार पूछा है, स्ट्रॉन्ग नहीं, दुर्बल, है ना। तो देखो दुर्बल, प्रबल नहीं पूछा है, दुर्बल क्षार पूछा है, कौन सा है? तो यहाँ आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी में। तो साथियों अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ठोस का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ठोस का आकार तो निश्चित होता है ना। बाकी देखो ठोस दृढ़ होते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस लगभग असंप्रिय होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो कार्बन भाई ऑक्सीजन में जल के क्या देता है साथियों? तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दहन अभिक्रिया है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, दहन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? देखिए क्षार, उनका स्वाद कड़वा होता है, वे नीले लिटमस को लाल कर देता है, नहीं, यही तो गलत है ना। देखिए नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल, अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला करता है ना, तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं, ये भी जो है सही है आपका। इसके अलावा वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत लिखा हुआ था, यही आपको चुनना था। अगला है अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन स्केल में यह तापमान कितना होता है? कल ही नहीं, 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि साथियों जब सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता है, जितना सेल्सियस का मान है उसमें 273 आप जोड़ दीजिए। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो लगभग 351 केल्विन आएगा। तो 351 केल्विन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है? तो इनमें से कौन सा डेयरी में उत्पादित नहीं होता है? खोया, पनीर, मलाई सभी डेयरी उत्पाद है, गुड़ डेयरी उत्पाद थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गुड़। आगे देखिए, भोजन में इनमें से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप साथियों इस क्वेश्चन को। तो देखिए भोजन में इनमें से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना स्टार्च की उपस्थिति का, है ना, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किस पौधे में बहुरंगीय पत्तियां होती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से किस पौधे में बहुरंगीय पत्तियां होती है? तो क्रोटोन। साथियों क्रोटोन एक प्रकार का पौधा होता है, घरों में सजावट के रूप में रखते हैं, आप देखे होंगे। देखिए इसकी जो पत्तियां होती है वो अलग अलग रंगों की होती है, एक ही पौधे में अलग अलग रंग की पत्तियां होती हैं। तो क्रोटोन यहाँ आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक लैस यानी
साथियों माइक्रो तत्व है। अब देखो माइक्रो यानी जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और मैक्रो यानी जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो माइक्रो तत्व इनमें से कौन सा है? मैग्नीज है। बाकी पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज जो है आपका कम मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ मैग्नीज आपका राइट आंसर होगा जो कि माइक्रो है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? देखो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी सही है। ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, नहीं ये तो गलत है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी ना। रदरफोर्ड ने तो साथियों परमाणु के नाभिक की खोज की थी। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जोड़ा गलत है, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। उड़ा देना है बिल्कुल। आगे देखिए, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो साथियों बहित मल, कागज ये तो जैव निम्नीकरणीय है। आपको बताना है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, तो डीडीटी, प्लास्टिक, कांच ये सभी जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए डीडीटी करेक्ट आंसर होगा। किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए उत्पादक कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कर दोगे, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा साथियों। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला देखो ना, शैवाल जलीय कीट, फिर मछली। शैवाल को आपका जलीय कीट खाता है, जलीय कीट को मछली खाता है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बताइए, इनमें से कौन एक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा? तो हरे पौधे तो आएगा नहीं, नील हरित शैवाल नहीं, फूल और पत्ते भी नहीं। जंगली जानवर जो होंगे ना, ये आपके उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जंगली जानवर। नेक्स्ट है, किसी परिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं? तो किसी परिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक के उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी देखो, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव, ये सभी जैव घटक होते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक पदार्थ है साथियों? पदार्थ देखिए, शीत, स्नेह, घृणा ये सभी तो पदार्थ नहीं है। वायु जो है आपका साथियों पदार्थ है। देखिए, पदार्थ वो होता है जो साथियों कहीं ना कहीं अपना द्रव्यमान घेरता है, तो और वायु भी जो है ना एक प्रकार का पदार्थ का उदाहरण है, याद रखना। आगे देखिए, गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस जब द्रव में बदलता है तो उसको संघनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, संघनन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? देखिए, साधारण नमक और जल ये सब साथियों समांगी मिश्रण है। फिटकरी जल ये भी समांगी मिश्रण है। चीनी और जल ये भी समांगी मिश्रण है। लेकिन मिट्टी का तेल और जल ये तो विषमांगी उदाहरण है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरन काइमा उत्तक का बना होता है साथियों, जो कि काफ़ी कठोर सख्त होता है, याद रखना, स्क्लेरन काइमा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती हैं ये किस उत्तक में पाई जाती हैं? याद रखिए, उपास्थि में पाई जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए उपास्थि। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके बाद जो आवरण आपका होता है उसको साथियों कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सबसे बाहर वाला को क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। याद रखना, मनुष्यों में यानी साथियों मनुष्यों में क्या नहीं पाया जाता है? एनिमल्स में तो ये जो बाहर वाला होता है ना कोशिका भित्ति, ये नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखना, ठीक है। देखिए, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो भाई देखिए, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोटीनॉइड पाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए कैरोटीनॉइड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो वैसे हम जड़त्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। आगे देखिए, नेक्स्ट है, बल F और द्रव्यमान M तथा त्वरण A के संबंध में क्या सत्य है?
तो साथियों हम सभी जानते हैं कि भाई F बराबर होता है m इंटू ए, है ना, याद रखना। द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन अभी आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है अभी कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में कितना बल लगेगा। लगाइए फॉर्मूला, F बराबर m इंटू ए, है ना। तो यहाँ द्रव्यमान आपको 2 kg दिया हुआ है और त्वरण का मान 5 है, जोड़ेंगे तो आपका 10 न्यूटन आएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 न्यूटन, याद रखिए, है ना। चलिए क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, साइकिल में, कार में, रेलगाड़ी में या बस में, बताइए जड़त्व सबसे अधिक किस में है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाया और जो करवा दिया हूँ ना करेंट अफेयर्स, उससे बाहर आपको नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप सारे करेंट अफेयर्स देखे होंगे ना साथियों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो करंट की जितने क्लासेस मैंने करवा दिए वो बहुत ज़्यादा हो गया है आपके लिए, उसको आप पढ़ ही लेना, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन। अभी एनटीपीसी का क्लासेस शुरू होगा साथियों, बहुत ही जल्दी, देखते हैं कल ही से, है ना। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, हूबहू आपको पेपर में मिलेंगे क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्वेश्चंस, ये क्लास आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।